नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट। अकाउंटिंग का फुल कोर्स स्टार्ट कर रखा जिसमें हमें बेसिक से लेके आपको प्रोफेशनल लेवल तक कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं और सारे का सारा जो डिटेल में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स या किसी अदर बैकग्राउंड से भी हो, तो आपको कंप्लीट इससे रिलेटेड जो बेसिक पार्ट है वो हमने 5 पार्ट अभी तक हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करें कायू सेंटर, आपको वहां पे इस थंबनेल के आधार पे आपको सारे क्लासेस शो हो जाएंगी। तो अभी तक हम बात कर चुके थे क्लास में बेसिक पार्ट, बिल्कुल जहां से आप अकाउंट्स का एक बेस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी इसकी फंडामेंटल की बात करें तो हमने बात करी थी अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं और कैसे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। साथ में हमने बात करी थी बिजनेस की, कि बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे ओनरशिप होगी, ओनरशिप को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस में, कंपनी अकाउंट्स क्यों बनवाती है, फाइनली क्या बनाना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, वो कैसे बनेंगे उसकी पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करते आ रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए इसके अगले पार्ट पे आ चुके हैं कि अभी तक हमने क्या करा था, सेल कर रही थी और परचेज करी थी, हमने माल खरीदा और माल बेचा। अब इसके बाद आगे जो स्टेप होगा, पैसा आएगा और पैसा जाएगा, रिसीट कि आपके पास पैसा आएगा, पेमेंट आपके पास से पैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसिप्ट की, कि आपके पास पैसा आएगा। अब पैसा कैसे आएगा, इसके पास आपके पास मेजर जो ऑप्शन होंगे, आपके पास पैसा आएगा। फर्स्ट जो होगा, आपने कुछ सेल किया होगा, या तो गुड्स या फिर सर्विस। दूसरा हो सकता है कि आपने उसको, जो भी आपको पैसा दे रहा है उसको उधार दिया हुआ है। थर्ड हो सकता है कि आपने उधार ले रखा है, लाइक आपने लोन लिया है। तीसरा तरीका ये हो सकता है, अल्टीमेटली ये 3 तरीके होते हैं जिससे आपके पास पैसा आ सकता है। या तो आपने किसी को माल बेचा होगा या फिर सर्विस, तो वो पैसा देगा उधार आपको, या फिर आपने उधार लिया होगा पैसा, या फिर आपने उधार दे रखा है पैसा, वो वापस आ रहा है, या फिर हो सकता है आपके पास पैसा आएगा डोनेशन के रूप में, कि आपको कोई पैसा दान में दे रहा है। ये 4 स्टेप हो सकते हैं जिससे भी आपके पास पैसा आ सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि पैसा, जब आपको यहां से पैसा आएगा, सेल आपने किया होगा गुड्स या सर्विस, तो वो आपका जो होगा वो होगा डेटर। मतलब देनदार, इस पर्सन को आपने माल या फिर सेवा बेची है, उसके बदले में आपको ये पैसा चुकाएगा, तो ये हुआ आपका देनदार। यही बात करते हैं उधार, कि आपने पहले किसी पर्सन को उधार दे रखा है पैसा, वो अब आपको वापस कर रहा है, तो ये होगा आपका लोन एंड एडवांस में असेट साइड। ऐसे ही आपने लोन लिया है, तो पैसा तीसरा तरीका कौन सा होगा, कि आपने ही लोन ले रखा है किसी थर्ड पर्सन से, वो आपको पैसा दे रहा है और बाद में आपको चुकाना है, तो वो आपकी लोन एंड एडवांस की लायबिलिटी साइड हो जाएगी। और फोर्थ होगा आपका डोनेशन, कि आपको कोई पैसा वापस नहीं चुकाना है, आपको जस्ट डोनेशन मिल रहा है कि आप अपने एक स्पेसिफिक जो पर्पज है वो, या फिर कोई डिसाइड नहीं है, उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। तो ये 4 मेजर आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं जहां से आपके पास पैसा आ सकता है। हमने बोला कि अकाउंट्स में क्या करना है, विलोम शब्द खेलना है, जस्ट अपोजिट। तो अब बात है पेमेंट की।
सर पेमेंट में कैसे होगा? सेम, पेमेंट में आपने किसी से परचेज किया होगा माल, तो गुड्स परचेज किया होगा या फिर सर्विस, तो आपको पैसा चुकाना है। दूसरा, आपने लोन लिया था, अब वो वापस पैसा करना है। लोन ले रखा है, अब क्या करना है? वापस चुकाना है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो और आपने पैसा दिया है, लाइक इंटरेस्ट पे पैसा दिया है किसी पर्सन को। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास भी हो सकता है कि आप भी डोनेशन दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 4 तरीके हैं जिससे आपके पास पैसा आ सकता है और पैसा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर पैसा आएगा कैसे और जाएगा कैसा? सर पैसे का रूट क्या होगा? तो पैसे की रूट की बात करें तो या तो होगा आपके पास कैश में, जो भी पैसा आएगा कैसे आएगा? कैश में मिलेगा, रोकड़ में, या फिर बैंक खाते में। सर जो भी ट्रांजैक्शन कैसे होगा? आपको मान के चलो किसी को पैसा देना है, लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पैसे लो, जितना ले सकते हो, आप पूछोगे नहीं। लेकिन जैसे ही आपको पैसा देना हो तो अपने आप एक क्वेश्चन करें कि हमें पैसा चुकाना ही क्यों है इसको? क्या हमने इससे कुछ खरीदा है, या फिर हम इसको उधार दे रखे हैं, या फिर हमने इससे उधार लिया है तब चुका रहे हैं, या फिर हम डोनेशन दे रहे हैं? ये 4 तरीके होंगे। अब बात करें कि पैसा देना कैसे है, कैश में चुकाना है या फिर बैंक से। कैश की बात करें तो सिंपल, हार्ड कैश होगा आपके पास, 100 का 500 का जो भी आपके पास नोट होंगे वो वाले। अब बैंक की बात करें तो बैंक में कई तरीके हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। बैंक का एक सब्सिडरी पार्ट मान सकते हैं, लाइक वॉलेट। वॉलेट के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने आजकल ऐप चल रहे हैं बहुत सारे, उसमें आपको वॉलेट फैसिलिटी दी जाती है। वो जो पैसा होता है आपके पास, ना तो वो बैंक में जाता है और ना ही वो आप किसी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली वो वॉलेट का पैसा है वो आपको यूज करने के लिए देता है, कि जाए आपने कोई पेमेंट किया या कोई सर्विस यूज करी और उसमें रिवॉर्ड पॉइंट को आपको कन्वर्ट कर देता है रुपीज में। तो उसका बेनिफिट जो दिया जाता है वो होता है कि आप इसकी सर्विस अवेल कर सकते हो, लाइक आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आपकी यूटिलिटी पेमेंट कर सकते हैं, लाइक बिजली बिल, मोबाइल पेमेंट एक्सेट्रा। तो थर्ड पेमेंट ये हो सकता है, ये बैंक का ही सब्सिडरी मान सकते हैं। तो आइए, कैश में कोई झमेला नहीं है, आराम से सर हार्ड कैश है, दिख जाएगा 100 का जा रहा है 500 का। मेन पॉइंट आता है बैंक का। सर बैंक में 2 तरीके हो सकते हैं आपको पेमेंट देने के। सर या तो आएगा ऑनलाइन या फिर आएगा ऑफलाइन। सर ऑनलाइन का मेथड होता है सर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, ये इसी का पार्ट है। यूपीआई पेमेंट, ऑफलाइन की बात करें तो यहां पे हो गया चेक, डीडी, अगेन आरटीजीएस और एनईएफटी। ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। आईएमपीएस हमेशा ऑनलाइन होता है, तो इसलिए ये दोनों जगह हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसके अलावा अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होंगे यहाँ पे अलग से हम हाइड शो कर देते हैं कि सर एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, और साथ में क्रेडिट कार्ड। ये आपके पास पेमेंट के ऑप्शन होंगे जिससे आपको पेमेंट आ सकता है और जा सकता है। तो अब सबसे पहले हम इनकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज होती हैं और इनका कैसे यूज किया जाएगा और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन मोड का, चेक, डीडी, आरटीजीएस वगैरह।
और फिर इनकी बात करेंगे। सारे टॉपिक इसी वीडियो में कवर करेंगे, आप अंत तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेक की। चेक की बात करें तो चेक इस प्रकार का होता है, यहाँ बैंक का नाम होता है, यहाँ बैंक का ब्रांच एड्रेस, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद यहाँ डेट और इस टाइप से ये चेक होता है। डीडी भी सेम चेक की तरह दिखता है, लेकिन उसमें बैंक से जारी किया जाता है। तो सबसे पहले हम चेक की बात करते हैं। तो यहाँ जिसका नाम लिखना है, मतलब जिसको पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ अपन नाम लिख देते हैं दीपक, तो हमें दीपक को चेक देना है सम ऑफ रुपीज। तो यहाँ अमाउंट डालना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, ये आपको अमाउंट में यहाँ डालना है। यहाँ आपको फिगर्स में लिखना है 1 लाख ओनली, इस टाइप से ये अमाउंट लिख देना है। यहाँ आपके अकाउंट नंबर आएंगे, जो चेक बनाएगा यहाँ साइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कायू सेंटर, तो यहाँ साइन कर दिए। अब बात करें इसमें चेक की क्या क्या डिटेल होंगी। जैसे इसमें डेट मेंशन कर देता हूँ, आज की डेट हो गई 21/06/2025, इस टाइप से हो गई। यहाँ बैंक का नाम, जो चेक बना रहा है उसका अकाउंट किस बैंक में वो मेंशन यहाँ होगा। यहाँ अकाउंट नंबर होंगे इसका, जिसने चेक बनाया है। इसको बोलते हैं पेई, मतलब इसको पैसा मिलेगा। इस जिसने चेक बनाया वो बोलेगा पेयर या ड्रॉयर, जो चेक बना रहा है। ये चेक नंबर होता है कि किस नंबर का चेक है, ये ट्रांजैक्शन नंबर होता है, और ये MICR कोड नंबर होता है। इस टाइप से ये चेक की डिटेल होती हैं। अब बात करते हैं कि चेक में सबसे पहले क्या होना चाहिए। चेक बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक अकाउंट ओपन होना चाहिए। आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपके पास चेकबुक नहीं होगी। जिस भी बैंक का आप में अकाउंट है तो आप वहां से अपना चेकबुक इशू करा सकते हैं या लूज चेक ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी, चेक बनाने के लिए आपको कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपके नाम से चेक है तो आप खुद स्वयं चेक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, चेक बना सकते हैं इस टाइप से। तीसरा है, चेक बनाने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि अकाउंट में पहले पैसा जमा कराना होता है, या अकाउंट में पैसा नहीं है तब आप चेक बना नहीं सकते हो। चेक बना सकते हो, बात है क्लियर करने की। क्लियर होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है अकाउंट में पैसे होने पर। चेक बनाने में आपके पास कोई इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं डीडी की। डीडी बनाने के लिए आपको जस्ट सिंपल बैंक में जितने डीडी का बनवानी है उससे उस अमाउंट तक का आपको बैंक में पैसा जमा कराना होगा, और बैंक आपको डीडी इशू करके देगी। चेक में क्या होगा, चेक आप स्वयं बनाओगे, डीडी में आपको बैंक इशू करके देगी। दूसरा पॉइंट है, डीडी में आपके पास प्री पेमेंट होता है। मतलब आपने पहले बैंक को पेमेंट किया, बैंक अब बेनिफिशियरी जिसके नाम पे डीडी बनेगी उसके नाम से वो मेंशन कर देगी उसका नाम, और डीडी का अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देगी। जैसे ही वो बेनिफिशियरी उस डीडी को अपने अकाउंट में लगाएगा उसको पैसा प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ नंबर, यहां पे पेमेंट सिक्योर होता है और यहां पे सिक्योरिटी नहीं होती है। सर कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे पेमेंट लेना है किसी पर्सन से और मैंने बोला कायू सेंटर के नाम से आप डीडी बना दो। कितने रुपए के? मान के चलो 5 लाख रुपए की। अब उन्होंने बोला कि सर हम आपको चेक दे देते हैं 5 लाख रुपए का और यहां डीडी ले लेते हैं। चेक लिया तो सामने वाले का अकाउंट में, मान के चलो एबीसी, इसने मुझे चेक दिया, इसके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए है
तो मेरा चेक पास होगा। अगर इसके अकाउंट में 4,99,999 रुपए भी हैं तो चेक पास नहीं होगा, चेक बाउंस हो जाएगा और मेरे अकाउंट से बैंकिंग चार्जेस लग जाएंगे चेक डिसऑनर के। यही बात करूं मैं डीडी की, अगर मैं डीडी लेता हूं 5 लाख रुपए की, तो डीडी बनवाने के लिए सबसे पहले एबीसी ने क्या किया होगा, बैंक गया होगा, बैंक में अमाउंट जमा किया होगा 5 लाख रुपए और उस अमाउंट से डीडी बनवाई होगी कायू सेंटर के नाम पर। अब जैसे ही मुझे डीडी प्रोवाइड करेगा मैं अपने बैंक अकाउंट में लगवाऊंगा और मुझे 5 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्री पेमेंट हो चुका है इसलिए। तो चेक जैसे बाउंस होता है ऐसे डीडी बाउंस होने का चांस नहीं है। तो अब यहां क्लैरिटी आ गई होगी कि जब आपको किसी से पेमेंट लेना है तो आप किससे लोगे, चेक से या डीडी से। सर डीडी से ले सकते हैं, क्यों, सिक्योरिटी होती है। आपने देखा होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप फीस जमा कराने जाते हो तो वहां आपसे चेक नहीं लेते, क्या लेते हैं वो, डीडी बनवाते हैं कि आप कॉलेज के नाम पे या यूनिवर्सिटी के नाम पे डीडी बनवाएं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक जो भी फीस है फॉर 15,000, तो 15,000 की आप कॉलेज के नाम पे डीडी बनवाएं और पेमेंट जमा करा दें। अब यही बात करें कि सर चेक देंगे तो क्या होगा। सर चेक का अभी हमने बात करा कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो चेक बाउंस हो जाएगा। मान के चलो चेक बनाया आज आपने और आपके अकाउंट में अभी 20,000 रुपए हैं और आपने चेक बना के दे दिया, कॉलेज वालों ने 2 दिन बाद चेक लगाया, तब आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो चेक बाउंस हो जाएगा। इसलिए कॉलेज वाले क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी आप उससे बोलते हैं कि आप डीडी बना के दें, तब भी हम लगाएं डीडी, तो आपके अकाउंट में से पैसा ऑलरेडी कट चुका है क्योंकि आप बैंक में जमा करा चुके हैं और कॉलेज को भी टाइम पे पैसा मिल जाएगा। तो आई होप चेक और डीडी में अंतर आपको समझ में आया होगा कि सर चेक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए आपका सबसे पहले प्रायोरिटी। डीडी के लिए सर अकाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जाके बैंक में जमा कराएं पैसे, किसी दूसरे अकाउंट से बना सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती है पैसों की, सामने वाले को पैसा टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। डीडी की बात करें तो प्री पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पैसों की श्योरिटी होती है और पैसा उसको टाइम पे मिल जाएगा। तीसरी बात करें तो यहाँ बाउंस चार्जेस हो सकते हैं, यहाँ बाउंस चार्जेस नहीं होंगे क्योंकि अकाउंट में ऑलरेडी पैसा प्री पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ चेक बाउंस का कंसेप्ट नहीं होता है क्योंकि डीडी में ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं एटीएम, जिसको डेबिट कार्ड बोला जाता है। सर डेबिट कार्ड मतलब, सर डेबिट का मतलब होता है नाम। कार्ड आपके पास है, जब भी आपके पास एटीएम कार्ड आएगा उसमें आपका नाम होगा। जैसे ही आप एटीएम से विड्रॉ करोगे पैसे तो आपके पास मैसेज आएगा, दिस अमाउंट इज डेबिटेड दिस रुपीज। फॉर एग्जाम्पल आपने 1500 रुपये निकाला तो आपके अकाउंट से 1500 रुपये डेबिट का मैसेज आएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने 1500 रुपये निकाले हैं एटीएम के थ्रू। सर एटीएम अब समझ में आ गया, एटीएम और डेबिट कार्ड क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं। और यहां लिखते हैं हम क्रेडिट कार्ड। अब इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं। सर एटीएम बनवाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाओगे तब आपको एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको एटीएम दिया जाएगा। दूसरा, आपके अकाउंट में क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, तभी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट में पैसा नहीं है और तो आप एटीएम से निकाल सकते हो। तीसरा, लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं और चार्जेस भी लग सकते हैं। चौथा, आपको रिटर्न नहीं करना होता अमाउंट जो आपने एटीएम से निकाला है, क्योंकि ये पैसा किसका है, आपका खुद का पैसा है, ऑन मनी है। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये आपको एक अनसिक्योर्ड लोन की तरह प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपको कोई अकाउंट नहीं खुलवाना, जस्ट आपको अदर फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी है वो आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आपको उधार पैसा देती है उनसे, और आपको बोला कि आपको कोई अकाउंट नहीं खुलवाना है हमारा अकाउंट बैंक में, जैसे फ्लिपकार्ट और वन कार्ड
स्लाइस कार्ड एक्सेट्रा बहुत सारे हैं जो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन आपको एटीएम कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड अवेल करते हो तो आपको एक लिमिट दे रखी होती है स्पेसिफाई कि आप इस अमाउंट तक पैसा निकाल सकते हो इससे। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें हम 50,000 रुपए, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट हुई वो हो रखी है 50,000 रुपए। तो अब आप क्रेडिट कार्ड से आप 50,000 रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सर इससे ज्यादा कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आपको चार्जेस प्रोवाइड करने होंगे हैवी। तो ये वाली चीजें आपको नहीं करनी, आपकी लिमिट हो वहीं तक करनी होगी। दूसरी, ट्रांजैक्शन के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, आपको ये पैसा यूज करना होता है वो लिमिट तक आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैश विड्रॉ की लिमिट हो सकती है, यहाँ कैश विड्रॉ की लिमिट नहीं होती है कि आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपए तो आप 20,000 रुपए निकाल सकते हो, अगर आपके ट्रांजैक्शन में 20,000 रुपए तक की लिमिट है। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर आपको 50,000 रुपए की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है तो वहां पे आपको कैश विड्रॉ की वो फैसिलिटी देगा मात्र 5,000 या 8,000 रुपए, इस टाइप से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप जब कैश निकालोगे तो 8,000 रुपए तक निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे ऑनलाइन या कहीं स्वाइप करोगे तो आप पूरा 50,000 रुपए तक कर सकते हो। नेक्स्ट है रिटर्न मनी। यहाँ पे आपको रिटर्न करना होगा जो भी आपने पैसा यूज किया है 50,000 या 50,000 से कम, तो ये पैसा पूरा आपको विद इन लिमिट, टाइम लिमिट जो दे रखी होगी 30 दिन से 45 दिन, जो भी आपको दे रखे हो उस दिन के अंदर आपको ये पैसा जमा कराना होता है वापिस। सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे आप जमा कराओगे वापिस फैसिलिटी यूज कर लोगे, अगर नहीं कराओगे तो आपको चार्जेस और इंटरेस्ट पे करना होगा। एटीएम की बात करें तो यहाँ आपका खुद का पैसा है जो आपने निकाला है, उसको दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई चार्जेज या इंटरेस्ट लिया जाएगा। आई होप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो ऑफलाइन मोड का आपने अभी तक ये स्टेप हो चुके हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने सर? चेक पढ़ा है, चेक आ गया, इसके बाद डीडी, इसके बाद एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये 4 पॉइंट हो चुके हैं अभी तक। सर पैसा लेना और पैसा देने मतलब रिसिट और पेमेंट का कंसेप्ट चल रहा है। अब बात करते हैं सर ऑनलाइन मोड में। सर ऑनलाइन मोड की बात करें तो बैंक में जो आपके पास पैसा आएगा या फिर जाएगा, तो कैसे आएगा सर? नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू। अब बात करते हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस। ये दोनों आपको ऑफलाइन मोड में भी मिल जाते हैं। आपको फॉर्म लेना होगा बैंक से और फॉर्म फिलअप करके आप बैंक में जमा करा सकते हो और ये फैसिलिटी यूज कर सकते हो। नेट बैंकिंग आईडी है आप तो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। आईएमपीएस की बात करें तो इसका फुल नेम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब 7 दिन आप यूज कर सकते हो, 24 घंटा। इसकी जो लिमिट होती है ट्रांसफर अमाउंट की वो 5 लाख रुपए होती है, लेकिन अलग अलग बैंक में वेरी कर सकती है, कुछ में कम भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपने इस सर्विस का यूज करा तो आप इसके थ्रू जब अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो तो सामने वाले के अकाउंट में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लाइक मैसेज के थ्रू। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ऐसे ही सामने वाले का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस फैसिलिटी के द्वारा
आप जब पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपको टाइम लग सकता है, मे बी 15 से 20 मिनट जब आप ट्रांसफर कर सकते हो। अलग अलग बैंक में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग सकता है। यही बात करें हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर इस फैसिलिटी को यूज करना है तो आपको 2 लाख रुपए से ट्रांसफर करने होंगे, कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होते हैं, और ज्यादा की लिमिट नहीं होती, आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो। सेकेंडरी बात यह है कि जब आप इसके थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हो तो सेम टाइम में सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। यही बात करें एनईएफटी का, तो एनईएफटी टाइम ले सकता है 15 से 20 मिनट, मे बी बैंक पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले सकता है। अब बात करें आईएमपीएस वर्सेज आरटीजीएस और एनईएफटी। यहां आपको बैंकिंग डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं होती ज्यादा कि आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़े इस टाइप से। लेकिन अगर इस फैसिलिटी को यूज करना है तो आपको ऐड करना होगा अकाउंट में डिटेल बाकी की सारी, और उसके बाद आप प्रॉपर इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हो। यही हम बात करें इस फैसिलिटी का, तो यहाँ पे अब जस्ट आपकी नॉर्मल डिटेल ऐड करनी नहीं है, जैसे कि अकाउंट ऐड करना होता है आपको उस टाइप से ऐड करने की जरूरत नहीं होता, आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर इसको ऑफलाइन में कैसे हो। ऑफलाइन में आपको फॉर्म मिलेगा, वहां आपको डिटेल भरनी होगी। 2 साइड होते हैं, एक तो आपकी साइड होगी जहां पे आपको अपनी डिटेल बतानी है, किस चेक के द्वारा आपको ट्रांसफर करना है, उसका चेक का नाम, चेक का नंबर, चेक की डेट और कौन सी बैंक का है। सेकेंडरी आपको डिटेल देनी होगी बेनिफिशियरी की, किसके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है और उसकी बैंकिंग डिटेल क्या है। इस टाइप से आपको ये डिटेल यूज कर सकते हो। आई होप अब आपको नेट बैंकिंग का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर कौन कौन सी फैसिलिटी है और कैसे यूज कर सकते। अब नेक्स्ट है यूपीआई, जो कि अभी ट्रेंड में चलता है। अब आपके पास बहुत सारे ऐप है, फोन पे, पेटीएम, जीपे एक्सेट्रा। इसके द्वारा आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हो, उससे सामने वाले का अकाउंट या फोन नंबर डाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो पैसा। लेकिन यहां भी लिमिट होती है कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई की लिमिट इस टाइप से डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने। तो यहां तक हुआ हमारा रिसीट और पेमेंट के रिगार्डिंग कंसेप्ट कि सर आपके पास पैसा कैसे आ सकता है। सर बैंक से आ सकता है या फिर कैश में आ सकता है। सेम पैसा बैंक से जा सकता है और कैश में भी जा सकता है। अब बात करते हैं पहले हम रिसीट की, कि आपके पास पैसा कहां से आएगा। सर आपने किसी को माल बेचा या फिर सर्विस बेची, तो आपको बदले में क्या मिलेगा। सर पैसा मिलेगा। सर पैसा कैसे मिलेगा, बैंक से मिलेगा या फिर कैश में मिलेगा। यहां तक क्लियर है। सर पैसा कैसा आएगा, सर 2 ही तरह का, या तो हमारे पास हार्ड कैश से मिलेगा या फिर हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। सर दूसरा कौन होगा, सर दूसरा हो सकता है हमने उधार पैसा लिया है तब पैसा आएगा हमारे पास, या फिर हमने किसी को पहले उधार दे रखा है वो वापस चुका रहा है तब पैसा आ सकता है। तीसरा इसके अलावा हो सकता है सर सामने वाला हमें डोनेशन के रूप में पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इनकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं रिसीट के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समीर
को माल बेचा 70,000 रुपये। पहले इसकी एंट्री बनाए। सर एंट्री भूल चुके हैं तो वापस क्लास देख चुके हैं, नहीं तो वापस मैंने जो बताया था वही पैटर्न फॉलो करना है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रूल अप्लाई करना है और डेबिट से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है। तो सर अकाउंट कौन सा है, समीर नाम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। इसके बाद माल बेचा है तो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। सर रूल लगाए इसमें, पर्सनल का पाने वाले को डेबिट करे और देने वाले को क्रेडिट करे। समीर को माल बेचा, समीर क्या है, पाने वाला, तो समीर को क्या करेंगे, डेबिट। माल बेचा, माल आएगा कि जाएगा, सर माल जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अब स्टार्ट किससे करना है, सर डेबिट वाले ट्रांजेक्शन से, तो एंट्री क्या होगी, समीर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर सेल क्यों लिखा है, सर माल दे रखा है, नाम नहीं है स्पेशल, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, बेचा है तो सेल लिखेंगे और परचेज लिखेंगे अगर खरीदा है तो। अमाउंट कितना आएगा सर, 70,000 रुपये। समीर से कितने लेने हैं, 70,000 रुपये। किस बात का, सर समीर को माल बेचा है। अब समीर पैसा चुकाएगा। सर समीर पैसा चुकाएगा तो समीर के पास कितने ऑप्शन है, सर 2 ऑप्शन, या तो वो कैश में देगा या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट देगा। अब समीर ने इस टाइप से पैसा दिया है कि मान के चलो उसने 50,000 तो दिए हैं कैश और 12,000 रुपये दिए हैं उसने बैंक से IMPS किया है, और 8,000 रुपये उसने स्वाइप करे हैं ATM या फिर क्रेडिट कार्ड से। इस टाइप से उन्होंने पैसे दिए हैं। अब इन ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एंट्री कैसे करोगे आप, सेम आपको देखना है कि आपके पास पैसा कैसे आया, कैश में आया या बैंक आया। आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, पैसा आने का कैश या फिर बैंक। तो जब आप एंट्री करोगे कैश वाली, तो यहां एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसा दिया है, समीर ने, समीर अकाउंट कितना, सर 50,000 रुपये और 50,000 रुपये। तो ये एंट्री हो गई फर्स्ट वाली। इसके बाद आप सेकेंड एंट्री करोगे, IMPS आया। सर सामने वाले ने क्या किया है, आपको IMPS। आपको पैसा कैसे प्राप्त हुआ, सर बैंक अकाउंट में। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट, यहां जिसमें भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त हुआ, लाइक SBI, आपका अकाउंट किस में है, SBI में, और सामने वाले ने आपसे अकाउंटिंग की डिटेल ली, आपकी बैंकिंग, और सामने वाले ने ट्रांसफर कर दिया। किस बैंक में आया आपके, आपने SBI का दिया तो SBI में, और कोई दूसरी बैंक अकाउंट में है तो आपको उसमें। तो आप यहाँ एंट्री करोगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसा दिया है, समीर ने, समीर अकाउंट कितना पैसा दिया है, सर 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। नरेशन में आप क्या लिख दोगे नीचे, IMPS। इस टाइप से आप साइड में लिख सकते हो जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आ जाए। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री आप जब करोगे तो थर्ड एंट्री उसने क्या किया है, सर ATM कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया है। अगेन अब आपको पैसा कैसे मिलेगा, सर जो पैसा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सर आपके बैंक अकाउंट में। आपने जो स्वाइप मशीन लगा रखी है उससे पैसा कौन सी बैंक अकाउंट में जाएगा, वही आपको डेबिट करना है। अगेन हम मान के चलते हैं कि हमारा SBI का है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट कितना, सर 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखोगे ATM या फिर IMPS, क्या लिखना है आपको, पैसा कैसे मिला है, बैंक से, तो आप क्या लिखोगे, बैंक ही लिखना है। पैसा आपको, हमने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था सर पैसा आपको 2 ही तरीके से मिलेगा, या तो मिलेगा आपके पास बैंक अकाउंट में या फिर मिलेगा रोकड़ में।
आई होप ये तीनों एंट्री आपको समझ में आई होगी। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। राहुल को माल बेचा 1,00,000 रुपए। अब इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको सर एंट्री करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। सर राहुल नाम है तो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। माल बेचा है तो रियल अकाउंट। राहुल पाने वाला है या देने वाला, सर राहुल को माल बेचा है, राहुल माल प्राप्त करेगा तो पाने वाला। पाने वाले को क्या करना है, डेबिट। माल बेचा, माल जाएगा तो क्या करना है, क्रेडिट। एंट्री किससे स्टार्ट करनी है, सर डेबिट से। तो एंट्री क्या होगी, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। अब राहुल से कितने रुपए लेना है, सर राहुल से लेने हैं हमें 1,00,000 रुपए। अब राहुल के पास ऑप्शन कितने हैं, सर अगेन 2 ऑप्शन, या तो वो कैश में प्रोवाइड करेगा या फिर बैंक के थ्रू। तो राहुल हमें पैसे कैसे चुकाएगा, राहुल ने बोला कि सर 20,000 रुपए तो हम आपको नगद दे देते हैं, 30,000 रुपए का आपको चेक दे देते हैं, 15,000 रुपए के आपको डीडी बनवा देते हैं। सर ऐसे हो सकता है, आपको कंसेप्ट समझाना है कि पैसा कैसे आएगा, उसकी एंट्री करनी है, नहीं तो सामने वाला चेक बना सकता है एक अमाउंट का। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ऐसे ऐसे थोड़ी आता है पैसा, आपको सारी ट्रांजैक्शन समझाना है, इसलिए एक एक अमाउंट का टुकड़ा करके आपको बताया। तो इसके बाद 5,000 रुपये वो आपको IMPS करता है, बाकी जो बचा वो आपको कितना करेगा, सर वो NEFT कर देता है या फिर UPI के थ्रू। सर NEFT नेक्स्ट में ले लेंगे, अभी UPI के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, 20, 30, 50, 50 और 20, 70, बाकी बचा 30,000। तो 30,000 आपको UPI कर देता है। अब इसकी एंट्री करो, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन करने हैं आपको। एंट्री फर्स्ट वाली कि सर उसने 20,000 रुपये क्या दिया है, कैश दिया है, तो एंट्री क्या होगी, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, कितना, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। सेकेंड वाली उसने चेक दिया है 30,000 रुपये का, $30,000 चेक से मिले हैं। तो एंट्री क्या करोगे, सर चेक नहीं लिखना है, पैसा अल्टीमेटली कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में। तो क्या लिखना है, आपका अकाउंट किस में है, SBI में, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसा दिया है, राहुल ने, तो राहुल अकाउंट, कितना, 30,000, 30,000। नरेशन में आप क्या लिखोगे, चेक से लिखोगे, चेक का नंबर लिख दोगे, फॉर एग्जांपल 00123। नेक्स्ट आपको पैसा कैसे मिला है, 15,000 DD से। तो अगेन पैसा कहाँ मिलेगा आपको, आपके बैंक अकाउंट में। तो क्या लिखोगे, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, कितना, 15,000, 15,000। सर DD नहीं लिखना, नहीं, पैसा कहाँ है आपके पास,
बैंक अकाउंट में। डीडी क्या है? एक पेमेंट का जरिया है। नरेशन में आप डीडी लिख सकते हो, डीडी का नंबर लिख सकते हो, जैसे चेक का नंबर होता है ऐसा ही डीडी का नंबर होता है। फोर्थ आपको क्या मिले हैं सर? 5,000 रुपए मिले हैं आईएमपीएस के थ्रू। तो अगेन पैसा कहाँ मिलेगा? आपके बैंक अकाउंट में। अभी समझ में आ रहा है कि जब भी पैसा मिल रहा है आपको कैसे मिल रहा है सर? कैश में या फिर आपके बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या करोगे आप? एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 5,000 5,000। नेक्स्ट है आपके पास सर यूपीआई किया है उसने फोन पे से 30,000 रुपए यूपीआई। तो अगेन आपको पैसा कहाँ मिला है सर? बैंक अकाउंट में। तो अगेन आप क्या लिखोगे? बैंक की एंट्री लिखोगे, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट कितना? 30,000 30,000। नरेशन में क्या लिखोगे? फोन पे, एटीएम या जो भी है, या यूपीआई, जो नंबर आएगा उसका यूपीआई का नंबर। इस टाइप से आप एंट्री करोगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगी। सर पैसा कैसे मिलेगा सर? बैंक अकाउंट में या फिर कैश में? उसके ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? इस टाइप से करेंगे एंट्री कि आपको साइड में क्या लिखना है नरेशन में, जैसे भी आपको पेमेंट मोड मिला है वो पैसा कैसा है आपको बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट लिखना है। आई होप यहां तक आपको क्लियरिटी होगी हो कि आपको जो रिसिप्ट होगा पेमेंट वो बैंक से और कैश में कैसे होगा और उसकी कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है। अब आपके यहाँ डाउट हो सकता है कि सर मान के चलो हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि यूपीआई के थ्रू टोटल पेमेंट कितना आया है, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कितना आया है। अगर उसको सेग्रीगेट करना है तो उसका भी कर सकते हैं। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल में आगे बढ़ोगे, अगर कंटिन्यू रहोगे आप इसमें, तो हम आपको बताएंगे कि यूपीआई का सेपरेट अकाउंट कैसे बनाएंगे और उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टोटल पेमेंट जो आपको यूपीआई के थ्रू आया है वो कितना आया है और एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट आया वो कितना आया है, और अल्टीमेटली जो पेमेंट आया वो किस में आया होगा? आपका बैंक अकाउंट में। लेकिन आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि सर ये जो मोड है पेमेंट के, हमें इन्हें अलग अलग सेग्रीगेट करना है कि पता चल सकते कि हमें इसका पेमेंट इस मोड से रिसीव हुआ है। अब मैं एक होमवर्क देता हूं, आप ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सूरज को माल बेचा 1,50,000 रुपए। अब इसने पैसा चुकाया है, जो उसके मोड दे रखे हैं, मोड ऑफ पेमेंट। इसने बोला कि सर 50,000 रुपए हम आपको नगद दे देते हैं, 20,000 रुपए आपको यूपीआई फोन पे के थ्रू कर देते हैं या पेटीएम जो भी है। थर्ड, 35,000 रुपए का आपको चेक प्रोवाइड कर देते हैं। ₹25,000 का हम आपको आईएमपीएस या नेट बैंकिंग, शॉर्टकट में हम नेट बैंकिंग लिख सकते हैं। नेट बैंकिंग जो भी वो नरेशन में आ जाएगा कि उसने आईएमपीएस करा है, आरटीजीएस करा है या फिर एनईएफटी करा है। हम क्या लिखेंगे? नेट बैंकिंग के थ्रू आया है। धीरे धीरे हम समरी करते जाएंगे डिटेल्ड में। 50, 20, 70, 80 और 30, एक 10, 30 बचा 20। 20,000 रुपये आपको उसने कार्ड से स्वाइप कर दिया है। तो ये सारी आपको एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।
कि आपकी एंट्री किस किस लेवल पे आपने सही कर रखी हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शन करे हैं। तो आई होप आपको पेमेंट और रिसिप्ट का कैसे आएगा, रिसिप्ट वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक आपको समझ में नहीं आया तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। साथ में आपका फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।